बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। आप लोग जो आज सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, लालू जी, और इस आंदोलन को जो आप लोग मजबूत करने का जो आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि बिहार और देश में स्थिति बेरोजगारी की क्या है, और आज पहले ना आए हुए हैं। हम लोगों को लग रहा है कि जब तक इस देश और बिहार से हम लोग बेरोजगारी नहीं हटाएंगे और आरक्षण जब तक नहीं बढ़ाएंगे, आप पीछे आगे, तब तक चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, चाहे कोई वर्ग का लोग हो, चाहे कोई धर्म का लोग हो, चाहे कितने भी पढ़ाई हो जाए, डिग्री हो जाए, आप लोगों को जो रास्ता, जो हक और अधिकार जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा। अगर सही मायने में आप लोगों की बेरोजगारी नहीं मिटेगी, आरक्षण नहीं बढ़ेगा, आगे आप तो सारा काम ठप पड़ जाएगा और गरीबी कभी नहीं खत्म हो जाएगी। आज आप देखिएगा, बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र हो गया है। कितने बेरोजगार लोग हैं, और मैं मानता हूं कि सबके पास डिग्री होगा, डिग्री होते हुए भी बेरोजगारी है। अब तो डिग्री होते हुए भी चपरासी में पढ़ रहे लोग। आप देखिए, पूरे दुनिया में सबसे जवान देश भारत है, और भारत में सबसे युवा प्रदेश बिहार है। 8% लोग रहते हैं नौजवान, और बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे चिकित्सा के लिए, चाहे रोजगार के लिए। आप बिहार के लोगों को कहीं भी किसी भी राज्य में, विदेश में आप लोग ढूंढ लीजिएगा, और वहाँ बिहारी हमेशा मिलेंगे। कोई ना कोई काम करेगा। 15 साल हो गया हमारे चाचा को राज करते हुए, पलटू चाचा को राज करते हुए, लेकिन बेरोजगारी को दूर नहीं किए, लोगों को रोजगार नहीं दिला पा रहे। लाखों पद ऐसे जो है रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं।
नीतीश कुमार जी आप कभी भी मौका है, अगर आप ईमानदार हैं तो सही मायने में आप खुद उनका जांच करें और बिहार में मुख्यमंत्री पद से आप इस्तीफा देने का काम इस्तीफा क्या हम लोग नहीं मानेंगे। लगातार रहते हुए नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। हम तो चाहते हैं ब्रजेश ठाकुर जो बालिका गृह में जो आरोपी था, नीतीश कुमार जी अगर आप ईमानदार हैं तो उसका कॉल रिकॉर्ड मोबाइल का सर्जरी कर दो, पता चल जाएगा ब्रजेश ठाकुर कौन कौन नंबर से किन किन मंत्रियों से किन किन अधिकारियों से आपसे क्या क्या बात किया करता था। नीतीश कुमार जी अगर आप ईमानदार और सच्चे हैं तो आप बताइए आपका ब्रजेश ठाकुर से क्या संबंध है, क्या वो आपका राजदार है कि नहीं है, आप उसके बेटे के जन्मदिन पर उसके घर गए थे कि नहीं गए थे, वो जनता दल में पदाधिकारी था कि नहीं था, उसने आपके मंच को संचालन करने का काम किया नहीं था। आप अगर ईमानदार हो तो आप सही में आप आकर के जनता के सामने जवाब देने का काम कीजिए। अगर जवाब नहीं दीजिएगा, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हम पे भी मुकदमा कीजिए कि हम आपको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा नैतिकता केवल लालू जी और तेजस्वी जी नहीं रखता। बिना अपराध के हम लोगों का पूरा परिवार पिता से लेकर के हम लोग जो है मुकदमा झेलने का काम कर रहे हैं, केस हो रहा है, मुकदमा हो रहा है। और उस समय हमारे चाचा जी हमको कहते थे कि एक्सप्लेन कर दीजिए क्या मामला है, इस्तीफा दे दीजिए। बताइए जो 13 साल का लड़का जिसका मुंह चिड़े क्या घोटाला करे, अगर वही लड़का 13 साल में घोटाला अगर करता हो तो 13 साल का लड़का आगे चल के जवान हो जाए, बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाए, 3 डिपार्टमेंट संभाले, तब तो वो लड़का अरबों करोड़ों का घोटाला करना चाहिए था। नीतीश कुमार जी आप बताओ 18 महीने हम उप मुख्यमंत्री रहे, एक भ्रष्टाचार का मेरा काम बता दीजिए। आपके पास महकमा है, सब कुछ है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी चोर है। नीतीश कुमार जी ने अब हमको समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझना चाहिए कि जो कहा करते थे कि भाजपा में नहीं जाएंगे, पार्टी में नहीं जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, सब मुक्त भारत बनाएंगे, ये सारी बातें नीतीश कुमार जी कहते थे। आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया जो नीतीश कुमार जी ने पलटी मारने का काम किया। कारण है तो है उनको सृजन घोटाले का डर था, उनको मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो कांड हुआ उसका डर था, इसलिए उनकी मजबूरी थी जाने की ताकि सीबीआई की जांच न हो। उनके कहने पे जांच अधिकारी का तबादला हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट फटकार पे फटकार लगा रहा है और सीबीआई के जो डायरेक्टर रहे उस समय उसको जैसे स्कूल में बच्चा को सुबह से शाम तक क्लासरूम के कोने में बैठा दिया जाता है, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारी को बैठाने का काम किया, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार जी के कहने पर उस जांच अधिकारी को बदलने का काम किया ताकि वो केस को रफा दफा करा सके। हम इतना कहना चाहते हैं कि सच जो है कभी छुपता नहीं है, सबके सामने आएगा। लेकिन आज हमारे सामने ये जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में जिस प्रकार से विकास का काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ, आज लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन का सरकार नहीं है,
हम कहते हैं पकौड़ा बेचने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। घर में बच्चा भूखे ना सोए, इसके लिए चाहे कितना भी मेरे पास डिग्री हो, हम पकौड़ा भी बेचने के लिए तैयार है। ईमानदारी का 2 रोटी से कमाई बच्चों का पेट भरने के लिए भी तैयार है। हम तो पकौड़ा बेचते हैं, अभी सम्मान करते हैं। चाय बेचने वाले का भी सम्मान करते हैं, आइसक्रीम बेचने वाले का भी सम्मान करते हैं, भूजा बेचने के लिए भी सम्मान करते हैं और हर चीज बेचने के लिए तैयार है। लेकिन पकौड़ा बेचने के लिए भी तो दुकान चाहिए होता है, ठेला चाहिए होता है, सामग्री चाहिए होता है। मोदी जी, आपने जो 15-15 लाख का जो हर खाते में वादा किया था, अगर 15 लाख नहीं दे सकते तो कम से कम 2-4 लाख रुपए का बोनी करा दीजिए ताकि पकौड़ा का दुकान लगा। लेकिन हर साल जब 2 करोड़ लोग के पकौड़ा बेचेंगे तो पकौड़ा कौन खाएगा? आप समझे 5 साल में 10 करोड़ पकौड़ा बनाने वाले बन जाएंगे। हर परिवार में पकौड़ा बनाने वाले होगा तो बाहर जाके कौन खाएगा? आपके घर में पकौड़ा मिलेगा तो बाहर खाइएगा क्या? और आप ही के पास अपना दुकान होगा तो आप क्या खाइएगा बाहर जाके? यानी आमदनी होगा नहीं, पकौड़ा बिकेगा नहीं, आप कमाओगे क्या, खिलाओगे क्या? फिर से आप लोगों के साथ क्या करने का काम किया है मोदी जी ने? क्या क्या वादा नहीं किया था? एक वादा अगर उन्होंने पूरा किया होगा, ये पूरी तरीके से ये सरकार जो विफल है। अभी सबसे बड़ी जो हमारी लड़ाई है, आने वाला जो चुनाव होगा, ये संविधान बचाने के लिए होगा, ये आरक्षण बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए होगा। आज जो लोग से इधर सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मिटा करके पूरी तरीके से चाहते हैं। जिंदगी भर अंग्रेजों की गुलामी करने का काम किया, चमचाई करने का काम किया, आज वो लोग सत्ता में आकर के बैठने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों को आरक्षण बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आज चाहे पिछड़े भाई हो, चाहे आप दलित भाई हो, अत्यंत पिछड़े हो, सब लोग अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को एकजुट होकर के अपने संविधान को बचाइए। और मेरा मानना है कि आरक्षण जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। नौजवान भाइयों, यहाँ खड़े होने से, नारा लगाने से, घर में बैठने से आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। और आप लोग यहाँ आइए, मैं एक काम से छूटेगा, दूसरे काम से निकालिएगा तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आपको रोजगार तभी मिलेगा जब आप सड़कों पे आकर के हर एक दिन लड़ाई करने का काम करोगे, जब पुलिसों ने हटाओगे तब तक आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। आप लोग सब लोग, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप लोगों की लड़ाई है जिसको हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी होगी कि इस आंदोलन को आप लोग जो है मजबूत करने का काम करें, साथ देने का काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लोग मजबूती के साथ एकजुट खड़ा होकर के इस लड़ाई को लड़ोगे तो आपको आपका अधिकार मिलेगा। हमारी क्या मांग है कि नए सिरे से जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, कोयली हो, कुशवाहा हो, चाहे दलित समाज के हो, नाई समाज के हो, हर एक जाति का जनगणना होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जगदेव बाबू कहा करते थे, पहली पीढ़ी जो है गोली खाने का काम करेगी, दूसरी पीढ़ी जो है जेल जाने का काम करेगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करने का काम करेगी। इसलिए अगर आपस में हम लोग बटे रहेंगे, नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से सामाजिक न्याय को धोखा देने का काम किया है, हम लोग सब लोगों ने आंखों से देखा है कि किस तरीके से सामंतियों के सामने अपने को बचाने के लिए घुटना जो है छोड़ने का काम कर रहे हैं, पैर छूने का काम कर रहे हैं।
चाचा उन्हीं को सहयोग कर रहे हैं और मजबूती देने का काम कर रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी कीजिए, हम लोग इतना कहना चाहेंगे, ये जो लड़ाई है इसको आप लोग जो है आगे लेकर के चलने का काम कीजिए। नीतीश जी के प्रति भले ही हमारे चाचा ने हम लोगों को धोखा दिया, लेकिन हमारे माता पिता ने सिखाया है संस्कार में कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन चाचा तो है, लेकिन अच्छे चाचा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिन्होंने जिसको उन्होंने ठगा नहीं, हर किसी को ठगने का काम किया। आज देखिएगा नीतीश कुमार जी कह रहे कि बिहार में विकास का गंगा बह रहा है, उन्होंने शराबबंदी कर दी। आप बताइए शराब बंद हुआ कि होम डिलीवरी हो रहा? होम डिलीवरी पूरी तरीके से जो 200 रुपए का बोतल 1500 में बिक रहा कि नहीं बिक रहा? क्यों बिक रहा? आप लोगों को समझना पड़ेगा। शराबबंदी इसलिए हुई है ताकि नीतीश कुमार जी के पार्टी को फंड मिलते रहे। कि 200 रुपए वाला बोतल जहां से आ रहा है वो खरीदा जा रहा है 100 से कम में, समझे? और 1500 रुपया जो लोग जो भी गलत तरीके से पी रहे हैं 1500 रुपए में ले रहे हैं, तो बाकी का इतना डिफरेंस जो है, समझे? 200 से लेकर के 1500 सब कहाँ जा रहा है? कौन ले रहा है? आरसीपी टैक्स है, आरसीपी टैक्स है। सारा नीतीश कुमार जी के पार्टी फंड में जा रहा है। पूरी तरीके से बिहार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जातीय प्रमाण पत्र भी बनाना हो तो उसमें भी आप लोगों को घूस देना पड़ता है। देना पड़ता, कोई काम बिना घूस के हो रहा है? आप बताइए, इतना मतलब की हालत खराब हो गया। किसानों की हालत देख लो, कितना धान बिक्री हो गई, कोई बिक्री नहीं हो रही, कुछ नहीं मिल रहा। आप देखिएगा पूरी तरीके से सरकार हर एक क्षेत्र में पूरी तरीके से फ्लॉप है, कोई काम नहीं हो रहा। नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने तो बड़े मान सम्मान के साथ आपको अपनाने का काम किया, आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन आपने हम लोगों को धोखा देते तो अच्छा होता। लेकिन आपने जो बिहार के लोगों को, बिहार के जनादेश को आपने अपमानित करने का काम किया। और आप ऐसे लोगों के साथ गए जैसे लोगों ने आपको डीएनए का गाली दिया। भाई हमको कोई डीएनए का गाली दे देगा तो हम दोबारा उसके सामने घुटना नहीं टेकेंगे। पता नहीं नीतीश कुमार जी को डीएनए का गाली सुन करके कैसे वो चलेंगे, कैसा लगता हो? सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं बचा। और याद कीजिए, खाली डीएनए का गाली नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो बाल या नाखून भी कटवा के भेजा। सिर्फ अपना नहीं, आप देखिएगा अपना बाल नहीं कटवाया, अपना नाखून नहीं कटवाया। पूरे बिहार में लोगों का जहां जहां कैंपेन चला, लाखों लोगों का बाल नाखून कटवा के भेजवाया। क्यों भेजवाया? उन्होंने ये कहा था, नरेंद्र मोदी जी, ये गाली नीतीश कुमार जी को नहीं है डीएनए का, ये पूरे बिहार को आपने गाली देने का काम किया है। अपने पलटू चाचा से एक ही सवाल पूछते हैं, नीतीश कुमार जी, मोदी जी ने तो पूरे बिहार को गाली दिया था डीएनए का, लेकिन जिसने डीएनए का गाली बिहार के लोगों को देने का काम किया, आप उसके सामने घुटना कैसे टेकिए, ये हमको बताने का काम नहीं। कुछ नहीं बोल सकते हो, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप देखिएगा मोदी जी क्या कहते हैं, चौकीदार है, चौकीदार ऐसी चौकीदारी मोदी जी ने करने का काम किया कि नीरव मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, और पता नहीं कितने कितने लोग हैं जो आप लोगों का पैसा लेकर के विदेश भागे। लगभग
थानेदार अगर गलती करने का काम किया है तो आपको सजा देने का काम करेगी, आपको छोड़ेगी नहीं। आप लोग सब लोग देखते होंगे 14 के चुनाव में मोदी जी नारा लगवाते थे, हर हर मोदी घर घर मोदी। इन नौजवान सब बह गया था कि मोदी जी आएंगे तो रोजगार मिलेगा, 15-15 लाख रुपया मिलेगा, ए मम्मी ए पापा आपकी बात मोदी है सरकार। बोलते ना कि नहीं बोलते? हम लोग बोलते थे ना कि अरे मोदी घर घर मोदी नहीं, बड़बड़ मोदी गड़बड़ मोदी है, लेकिन नहीं समझे। आप देखिए क्या आपको कुछ मिला 5 साल में बिहार के लोगों को? आराम में चुनाव के समय में आए थे, आप लोगों से वादा किया था कि नहीं किया था? क्या कहा था और क्या वादा किया था? क्या घोषणा की थी? क्या बोली लगाई थी बिहार की? 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं? 90,000 करोड़ दूं या चलो 1.25 लाख करोड़ का बिहार को पैकेज दिया? चाचा जी कुछ नहीं दिया, बताइए मोदी जी ने कितना दिया? कुछ नहीं दिया। सरकार 1 रुपया बिहार को नहीं दिया। बोलते थे और हमारे चाचा तो भूल ही गए जो राष्ट्रीय जनता दल का आंदोलन था, जो राबड़ी देवी जी ने बिहार के लिए विशेष राज्य के लिए जो मांग की थी, बाद में नीतीश कुमार जी ने उस मांग का समर्थन किया था, दिल्ली में जाकर के आंदोलन भी किया था कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन क्या हुआ नीतीश जी? आप भूल गए उसको, उस आंदोलन को। बिहार को विशेष राज्य का वादा था, वो अब तो दिलवाइए। अब केंद्र में भी आप ही की सरकार है, राज्य में भी आप ही की सरकार है, अब कब मिलेगा? लेकिन आप देखिए जो व्यक्ति नीतीश जी पट्टा में गिड़गिड़ाते रह गए, मोदी जी जब आए हुए थे तो गिड़गिड़ा रहे थे। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए मोदी जी, हाथ जोड़ करके बोल रहे थे। मोदी जी ने ठेंगा दिखाया कि नहीं दिखाया? आप समझिए जो व्यक्ति पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल का दर्जा नहीं दिला सकता, वो बिहार को क्या विशेष राज्य का दर्जा देगा? और जब सब कुछ वादा जब पूरा नहीं कर पाएंगे तो आखिर में घूम फिर के एक ही काम कराएंगे, दंगा फसाद। हिंदू मुसलमान लड़ाई करो ताकि आपस में लड़ते रहे और जो असली मुद्दा है वो सब लोग भूल जाए। एक कहावत, एक जोक चल रहा था ना, चुटकुला कि राम जी और सीता जी स्वर्ग में बैठे हुए थे। राम जी को हिचकी आता है तो सीता मैया पूछती है प्रभु काहे हिचकी आ रहा है? तो राम जी कहते हैं लगता है चुनाव पास में है, बीजेपी हमको याद कर रही है। आप समझिए, ये देश सबों का देश है। इस देश की आजादी में सभी लोगों ने अपना खून बहाने का काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों को मिलजुल करके रहना है। और हम लोग बीजेपी जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग प्यार भाईचारे की बात करते हैं तो वो लोग नफरत और जहर फैलाने की बात करते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं तो वो लोग फिर से वर्ण व्यवस्था लाने की बात करते हैं। हम लोग एकता की बात करते हैं, वो लोग जो है लड़ाई फसाद की बात करने का काम करते हैं। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए केवल यही कहने कि तलवार वो लोग बांटने का काम कर रहे हैं हाथों में, जिस हाथों में कलम देना चाहिए था वो तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, अगर मेरा कुर्ता फट जाए, कपड़ा फट जाएगा, क्या तलवार काम आएगा उसको जोड़ने में? नहीं आएगा। सुई का काम कर रहे हैं और हमको ज्यादा कुछ कहना नहीं। लेकिन आप लोग देखिए, जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, आज लालू जी को उन्होंने जेल भेजने
करने का काम किया बिना कोई केस के। यहाँ पूरा सबूत है सृजन घोटाला में, मुजफ्फरपुर घोटाला में हमारे पिता के खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, लेकिन फिर भी जेल में भेजा गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोग जानते थे, भाजपा वाले लोग, दीदी जी, कि अगर लालू जी बाहर आएंगे तो किसी बार के लाल में दम नहीं, हमारे संविधान और आरक्षण को खत्म। ये लोगों ने हमारे पिता को केस में, झूठे केस में बंद किया, बार बार इनको तंग किया गया, प्रताड़ित किया जा रहा है। यही कारण है क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको सीने से लगाने का काम किया, उनको पटिया में बैठाने का काम किया, उनकी आवाज को देने का काम किया। यही गलती है हमारे पिता की, क्योंकि दिन रात उन्होंने आप लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम किया, आपके अधिकार को दिलाने का काम किया, इसलिए उन्होंने जेल भेजने का काम किया। ये लोग सोचते थे कि लालू जी को जेल भेज देंगे तो लालू जी डरा गए, इसलिए देखा कि लालू जी डरे नहीं तो लोग सोचा कि इनके बाल बच्चा सब पे मुकदमा कर दो, हो सके कि बाल बच्चा पे मुकदमा हो तो लालू जी फिर डरा जाएंगे। नीतीश जी और मोदी जी समझे नहीं कि इनके गिरा बप्पी से हमारे पिता डरने वाले नहीं, हमारे पिता और आज तक हमारे पिता ने भाजपा और दंगाइयों से, सामंतवादियों से, मनुवादियों से आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया और हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। हम आपसे वचन देते हैं कि उनका बेटा भी जिंदगी भर मरते दम तक आपकी साथ इनसे लड़ेगा ही नहीं, इनको सत्ता से बेदखल भी करने का काम करेगा। इस वजह से क्योंकि बिहार की जनता लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी है, चाहे पिछड़े हो, गरीब हो, दलित हो, अड़चन के भाई हो, प्रगतिशील वर्ग के लोग हो, सब लोगों ने सबको देखने का काम कर लिया है। और आप लोग जो हो, जनता ही जो है जो निर्णय लेगी वही सही होता है। इसलिए हम जनता की अदालत में आए हैं और जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होता है, ना तो तारीख तय होता है, सीधे फैसला होता है कि आप लोग क्या फैसला करते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग जो हो न्याय करने का काम कीजिए, जिन्होंने बेईमानी की है उसको सजा देने का काम कीजिए और जिन्होंने आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है आप लोग उसको साथ न्याय करने का काम करो। जब हमारे पिता जेल जा रहे थे तो हम उनके साथ में, उन्होंने इतना कहा बेटा निराश मत होना, निराश हो गए तो सीधे अपने मालिकों के पीछे ले जाना। आज हम अपने मालिकों के बीच आप लोगों के बीच आकर के जो ऊर्जा जो शक्ति मिली है, इसको जितना भी हम आप लोगों को धन्यवाद करें वो कम होगा और मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना कुछ सहने के बाद भी, इतना जुर्म होने के बाद भी इतना लड़ने का शक्ति कहां से आ रहा है, ये आप लोगों की बदौलत है, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है जो ये शक्ति मिला है। नहीं तो आप सोचिए जो 28 साल 29 साल का जो लड़का अपने ऊपर 35 मुकदमा झेल रहा है, जिसका पिता जेल में हो, जिसका पिता बीमार हो, जिसकी माँ भी मुकदमा झेल रही है, जिसका भाई भी मुकदमा झेल रहा है, जिसकी सातों बहन भी मुकदमा झेल रही है, जिसका सातों जीजा भी मुकदमा झेल रहा है, जितने सातों बहन के सास ससुर थे 14 लोग वो भी मुकदमा झेल रहे हैं, सास ससुर के जो रिश्तेदार थे वो भी मुकदमा झेल रहे हैं। लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इन बेईमानों से लड़ने का काम कर रहे हैं। तो कांटेदार होता है और हम लोगों को और किसी की चिंता नहीं, हम लोगों को लालू जी की चिंता है, हमारे पिता की सेहत की चिंता है। आज वो व्यक्ति बीमार है, हार्ट का बीमारी है, दिल का ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे में,
नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि लालू जल्द से जल्द स्वस्थ हो और आप लोगों के बीच आए, लेकिन हमारे चाचा नीतीश कुमार जी और मोदी जी आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आएंगे तो उनका खेल बिगड़ जाएगा। आपको बता दें, हम पे कोई नहीं मुकदमा होता, हमारे पिता कभी जेल नहीं जाते अगर बीजेपी का साथ दे देते। हमारे चाचा जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के सामने घुटना टेक दिए। अगर तेजस्वी और लालू जी लालची होते तो नीतीश कुमार जी आपके पीठ पे हम छुरा भोग करके बीजेपी में जाकर के बिहार के मुख्यमंत्री होते। कोई नहीं रोका। हम लोगों ने अपने विचार से समझौता नहीं किया, हम लोगों ने जनादेश के साथ गद्दारी नहीं की, अपमान नहीं किया। लेकिन नीतीश जी आपने तो सब कुछ बेच दिया। अब तो ऐसा लगता है कि बात बात पे अंतरात्मा जागता था कि नहीं जागता था? तेजस्वी के लिए रात भर के बंदे आप चले गए, क्या गलती था? पूछने किसी को कुछ नहीं पता नहीं किया। हमको तो लगता है नीतीश कुमार जी का अंतरात्मा जो है बंगाल की खाड़ी में डूब पड़ा। आप देखिए सृजन घोटाले में नाम आ रहा है, मुजफ्फरपुर बालिकागृह में आ रहा है, सीबीआई अधिकारी को बदल दिया जा रहा है। अगर यही नाम मेरा आ गया होता, मेरे पिता का नाम आ गया होता मुजफ्फरपुर में सृजन घोटाला में, बिना कोई बात का सीबीआई छापा पे छापा मार रही है। अगर ये नाम आ गया तो हमको घसीट करके ले जाता जेल में। लेकिन नीतीश कुमार जी से ना कोई पूछताछ, ना कोई मुकदमा, ना सुशील मोदी पे मुकदमा, रेखा मोदी के अकाउंट में करोड़ों रुपया आया जिसका सबूत हमने विधानसभा में दिया। कुछ नहीं, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं। बिहार का खजाना लुटा गया, किसी को